हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्या स्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जहाँ भी होगा लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो जो पिछला वीडियो था वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का हम लोग पहला एक्सरसाइज देख चुके थे, बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 हो चुका था। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। तो एक्सरसाइज 3.2 में क्या है पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना। सॉल्व करने का मतलब क्या है, जो वेरिएबल आ रहा था अपने पास एक्स और वाई, उसका आंसर निकालना देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसका सॉल्व करके एक्स वाई का आंसर निकालेंगे। वो तो पिछले वाले में भी कर रहे थे, लेकिन जो पिछले वाले में मेथड यूज़ कर रहे थे वो मेथड था ग्राफिकल मेथड। लेकिन 3.1 में जो पहला एकदम पहला दो क्वेश्चन था उसको हम लोग सॉल्व किए थे, एक्स वाई आंसर निकाले थे। तो उसी तरीके से सॉल्व करके यहाँ पे आंसर निकाला है। तो सॉल्यूशन जो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, तो उसको दो तरीके से निकालते हैं हम लोग। एक ग्राफिकल, दूसरा होता है अलजेब्रिक। दो तरीके से निकाल सकते हैं। ग्राफिकल में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू पुट मेथड। एक तरह से वैल्यू पुट कर करके आंसर निकालते हैं। और जो अलजेब्रिक होता है, अलजेब्रिक में हम लोग सॉल्व करते हैं। अब वो सॉल्व करने का 3 मेथड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब अभी जो एनसीईआरटी में है केवल 2 मेथड डिस्कस करना है। तो जो सबसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एलिमिनेशन मेथड, जो अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। और एक आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कभी नहीं पढ़ेंगे, मतलब पहले था अभी हटा दिया गया है। ठीक है, यही 3 मेथड होता है अलजेब्रिक तरीके से सॉल्व करके आंसर निकालना। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब तीनों मेथड से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तीनों मेथड आना चाहिए अपने को, जो जिस क्वेश्चन के लिए जो आसान रहेगा उसको हम लोग अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मतलब ये जो एक्सरसाइज है 3.2, इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे एक्सरसाइज 3.3 में। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं सीखेंगे क्योंकि है ही नहीं, हटा दिया गया है इसको। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का अपना एक्सरसाइज 3.2 को। तो देखा जाए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है और सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड को किस तरीके से अप्लाई करते हैं और किस तरीके से उसमें हम लोग आंसर निकालते हैं। तो अभी सीखना है, ठीक है, सीखना है कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें वो देख लिया जाए। ये दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और फिर दे रखा है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखा है। अब हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, गिवन पूरा हम तरीका बता रहे, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14 इक्वेशन 1 और एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन अपने पास हो गया। अब किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स या वाई का वैल्यू निकालना, याद नहीं करना। यहाँ पे हम जनरली क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में जो आसान इक्वेशन होगा उस इक्वेशन से एक्स या वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो फिलहाल दोनों सिंगल वेरिएबल में है, तो हम लोग दोनों में से किसी को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 को। तो यहाँ हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को अगर सॉल्व करेंगे तो देखो मिलेगा एक्स का वैल्यू 14 माइनस वाई मिलेगा। ये वाई को उधर भेज दिए तो एक्स का वैल्यू मिल गया। अब इस एक्स के वैल्यू को 2 में यूज़ करेंगे, इक्वेशन 2 में, मतलब जिस इक्वेशन से एक्स का वैल्यू निकालना है उसके दूसरे इक्वेशन में एक्स का वैल्यू यूज़ करेंगे, एक्स या वाई जो भी होगा वेरिएबल। तो अब हम क्या बोलते हैं, यूजिंग एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो जब एक्स के जगह पे हम ये रखेंगे यूजिंग एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या मिलेगा अपने को, एक्स के जगह पे 14 माइनस वाई, या फिर इसको ए इक्वेशन भी बोल सकते हैं यूजिंग ए इन इक्वेशन 2, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स के जगह पे क्या लिखते हैं, 14 माइनस वाई, ऑलरेडी अपने पास माइनस वाई यहाँ पे है 4। अब इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। परिवार मिलन नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, वेरिएबल को उधर लेके गए तो 2y, नंबर इधर आया तो 14 माइनस 4, तो ये आएगा 10 इक्वल्स टू 2y, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5। तो अपने पास y का आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, y का वैल्यू यूज़ कर लेंगे यूजिंग y इन इक्वेशन ए, इसीलिए इसको इक्वेशन ए बनाए थे। तो y का वैल्यू इस्तेमाल करना है किसमें, इक्वेशन ए में। क्या मिल जाएगा वो यहाँ पे लिख देते हैं।
तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई के जगह पे क्या लिख देंगे 5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। देखो दोनों आंसर निकाले हैं। अब ये आंसर जो निकला है उसको हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। अब सब्सटीट्यूशन क्यों कह रहे हैं? सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है सब्सटीट्यूट करना, एक चीज़ को दूसरे चीज़ से रिप्लेस करना। तो जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए, x का वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया हम किससे 14 माइनस 5 से। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसी को हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। मतलब एक को दूसरे से जब रिप्लेस करेंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे सब्सटीट्यूशन मेथड। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब मान लो हम आंसर निकाल दें, हमको ये चेक करना कि भाई हमारा आंसर सही है कि गलत है। ये हम कैसे चेक करेंगे तो वो भी देख लो। जैसे x का वैल्यू कितना है 9, ठीक है, y का वैल्यू है 5, दोनों को यहाँ पे रखे देखो 9 प्लस 5 14 आ रहा, तो सही है। यहाँ भी रख के देख लो 9 माइनस 5 4 आ रहा, ठीक है। मतलब x y का वैल्यू इक्वेशन में यूज़ करके देखो, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहा है तो मतलब अपना आंसर सही है। तो उम्मीद करते हैं समझ आएगा। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी में का अब हम लोग को देखना है फर्स्ट का सेकंड। वो दे रखा है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, और इसी में दे रखा है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। तो जब कभी फ्रैक्शन में इक्वेशन दे रखेगा ना, हम कोशिश करेंगे उसको एक लाइन में लिखने का। अब एक लाइन में लिखने का मतलब क्या हो गया, देखो कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन देख लो। गिवन वही तरीका, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 हो गया। और यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा इसको अच्छे से। s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 और इसको लिखेंगे एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 है। अब एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो ये 2s होगा और ये 3t हो जाएगा, और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। ये हो गया 6। अब इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग, दिस इम्प्लाइज क्या आ रहा है अपने पास 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। समझ आया कि जादू गया? मैथ अगर समझ नहीं आता तो जादू ही लगता है, ठीक है। तो ये 6 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। तो एक इक्वेशन ये है अपने पास और एक इक्वेशन ये है अपने पास। तो अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल रहा है अपने को, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि यहाँ 1 से s या t का वैल्यू फाइंड करना आसान है, इसलिए हम s इक्वेशन 1 को ले रहे हैं। तो यहाँ से s का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस t। अब क्या कर लेंगे, इसको इक्वेशन a बना लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन a इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो a का जो इक्वेशन है ये वाला, इसको हम लोग सेकेंड में यूज़ करेंगे। क्या मिलेगा, 2s की जगह पर क्या लिख देंगे 3 प्लस t, फिर से प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब इसको सॉल्व कर ले, 3 2 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। परिवार मिलन कर ले तो ये हो जाएगा 5t, 6 उधर जाएगा तो माइनस होकर 30 हो जाएगा, तो t का वैल्यू आ जाएगा 6। अगर t का वैल्यू 6 आ गया तो फिर अब हम लोग आगे सॉल्व कर ले। आगे सॉल्व करके ये पेन ले लेते हैं, क्या मिलेगा अपने को, तो यूजिंग t इन इक्वेशन a। आगे ये है यूजिंग t इन इक्वेशन a, क्या देखने को मिलेगा, तो s 3 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 9। तो s का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 9, और जो t का वैल्यू आ गया कितना आ गया 6। आंसर निकल गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि क्या कि s के जगह पे हम क्या रखे 3 प्लस टी रिप्लेस किए हैं, s को 3 प्लस टी से रिप्लेस किए, इसलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बता ही दिया सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक को दूसरे से रिप्लेस करना, वो हो गया। अब बात कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं अपना। तो s के जगह पे 9, ठीक है, और t की जगह पे 6। 9 माइनस 6 3 आ रहा है, तो सही है। यहाँ भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे तो पता ही चलेगा सही है गलत है। तो अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन अपने पास वो ये है, ये थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। डायरेक्ट अब सॉल्यूशन करें, इक्वेशन है ये अपने पास, तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन ये एंड ये करके, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। उसके बाद क्या कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये है। अब यहाँ से डायरेक्ट अगर y को इधर कर दे और 3 को इधर कर दे तो कोई दिक्कत, किसी के शेयर होने में कोई परेशानी तो होना नहीं चाहिए। इस y को इधर भेजे, इस 3 को इधर भेजे, तो ये मिल गया अपने पास इक्वेशन a। अब क्या कर लेंगे, अब लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन a इन
1, तो क्या 1 नहीं 2 ना, 1 से तो निकाले हम लोग 2 में, तो 9x माइनस 3, वाई की जगह पे क्या लिख देंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 9x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल्स टू 9, ये तो कैंसिल, तो बचा 9 इक्वल्स टू 9 टू 9। अब 9 इक्वल्स टू 9 बचा, मतलब यहाँ पे तो वेरिएबल ही खत्म हो गया, तो जब वेरिएबल बचा नहीं तो आंसर किसका निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मतलब जो बातें लिख सकते हैं यहाँ पे, वेरिएबल बचा ही नहीं तो दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट या सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि भाई जब वेरिएबल ही खत्म हो गया तो हम आंसर किसका निकालेंगे, वेरिएबल बच ही नहीं। और एक तरह से तुम जब इसको देखेगा ना तो दोनों इक्वेशन भी सेम है। जैसे यहाँ से देखो 3 कॉमन ले लें हम, जैसे इसको अगर हम सॉल्व करके बताना चाहिए, ये वाला फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 3 अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, और 3 से 9 को जब मार देंगे तो बचेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। देखो इक्वेशन सेम है, तो भाई दोनों जो इक्वेशन जब सेम दिया तो इक्वेशन अलग अलग कहाँ है। हमको अगर आंसर निकालना है एक्स वाई वेरिएबल का, 2 इक्वेशन होना चाहिए अलग अलग। यहाँ तो दोनों सेम ही इक्वेशन है, तो सेम इक्वेशन है तो आंसर कहाँ से निकलेगा, आंसर ही नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन दे देगा तो पता करना पड़ेगा कि भाई क्या है, सही है गलत है, क्या है कैसे करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते ये भी आया होगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, फर्स्ट का 4th, उसमें दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, और फिर इसमें दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ये 2 इक्वेशन दे रखा, लिखने का तरीका वही हो जाएगा, गिवन लिखेंगे एंड लिखेंगे, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभी हम इक्वेशन 1 2 बनाते नहीं हैं, लेकिन इसको लिखते इस तरीके से है क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब ये डेसिमल में सारा दे रखा, तो हम डेसिमल में नहीं सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वही तो जो कैन बी रिटन एज। तो क्या है, देखो डेसिमल के बाद सारे में, मतलब ये एक टर्म देखो, ये एक टर्म देखो, ये एक टर्म देखो, सारे टर्म में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है हर जगह देखो, तो इसको हम डायरेक्ट हटा सकते हैं। जो डेसिमल, हमको क्या देखना है, डेसिमल के बाद कितने सारे टर्म्स, कितने सारे डिजिट्स हैं, तो सब में हर एक टर्म में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। तो डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है सब में, तो हम डायरेक्ट डेसिमल हटा सकते हैं। या फिर हम ऐसा बोल दें कि हम कर क्या रहे हैं, हम दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डेसिमल हट रहा है। लेकिन हम डायरेक्ट तुम लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर डिजिट सेम है, डेसिमल के बाद डिजिट सेम है, नंबर ऑफ डिजिट, तो हम डायरेक्ट उसको हटा सकते हैं। तो हम क्या लिख दे रहे हैं इस इक्वेशन को, 2x 3y और ये हो गया 13, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1, एंड 4x 5y और 23 हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब क्या लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा अपने को, तो 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y मिलेगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो 13 माइनस 3y अपॉन में 2 मिलेगा, तो ये मिल गया अपने को x का वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्वेशन ए। तो यूजिंग इक्वेशन ए इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यूज़ करा जाए, देखा जाए क्या क्या मिलता है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्यों यार, इक्वेशन सेकंड में ना, फर्स्ट से तो निकाले हम लोग ये वाला, तो सेकंड में इस्तेमाल करना। 4 हो गया, एक्स की जगह पे लिख देंगे 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ठीक है, फिर होगा प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है और ये ब्रैकेट के अंदर एक ही नंबर है, तो इन दोनों को मारा जा सकता है। तो मार दे कितने बार में, 2 बार में। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब परिवार मिलन कर लें, माइनस 6 प्लस 5 तो ये माइनस y आएगा, और 26 को उधर भेजेंगे तो माइनस 3 आएगा, मतलब 23 माइनस 26 तो माइनस 3 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, कुल मिला के 3। अगर y का वैल्यू 3 आ गया तो अब क्या कर लें हम लोग, x का निकाल लें। कैसे, तो यूजिंग y इन इक्वेशन ए क्या मिलेगा अपने को, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, 3y की जगह मतलब 9 हो जाएगा अपॉन में 2, ये 4 अपॉन 2 कहने का मतलब 2 आंसर हो गया।
तो y का वैल्यू 3 आ गया और x का वैल्यू 2 आ गया। अब देख लो इस इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जो इक्वेशन 1 नंबर आया था, x की जगह पे रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा 4 और y की जगह पे रखेंगे 3 तो ये हो जाएगा 9, 9 4 13। तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करा मतलब अपना आंसर ठीक है। उम्मीद करते समझ आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये याद नहीं करना कि डेसिमल हम ऐसे ही हटा दिए। हम बोले हैं कि दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स जो है डेसिमल के बाद 1 है। अगर 2 होता तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हमको 1 दिखाई दिया और हमको ये पता है कि 10 का मल्टीप्लाई करना हट जाएगा, तो हम डायरेक्ट दोनों तरफ से डेसिमल ही हटा दिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5। ये है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 और साथ में अपने पास √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब इसका सॉल्व करना अपने को, तो सॉल्यूशन वही तरीका हो जाएगा गिवन जो कर रहे हैं हम लोग। तो गिवन में क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, ये हो गया इक्वेशन 1। एंड √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या लिख ले सुंदर सा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या मिल जाएगा, जो मिल जाएगा वो लिख लेते हैं। x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तो माइनस √3y अपॉन में √2 मिलेगा। देख लो ये उधर गया तो माइनस √3y और √2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन ए। अब हम लोग क्या कर ले, फ्रॉम ने यूजिंग इक्वेशन ए इन इक्वेशन 1, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, √2 x की जगह पे लिख देंगे माइनस √3 अपॉन में √2y के साथ प्लस √3y इक्वल्स टू, ये क्या कर रहे हैं हम, तुम लोगों का असर हो गया लगता है हम पे, बार बार हम एक ही काम कर रहे हैं। इक्वेशन ए का इस्तेमाल इक्वेशन 2 में करेंगे ना, इसमें करेंगे। √3x मतलब √3y अपॉन में √2 होगा माइनस √8y होगा इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते। देखो ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देते। √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3y हो जाएगा माइनस का, डिनोमिनेटर में √2 है, √2 मतलब एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √16y और इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। ये उम्मीद करते समझ आया, जादू नहीं होगा। मतलब एलसीएम लिए तो एलसीएम को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते 16 हो गया, √16 लिख दिया। और फिर जब डिनोमिनेटर में √2 बचा उसको इधर भेजेंगे 0 से, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। ये हो गया 4y, तो माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से आ गया माइनस 7y इक्वल्स टू 0 आ गया। तो फिर यहाँ से y का वैल्यू क्या मिल गया अपने को, 0, ठीक है। अगर y का वैल्यू 0 मिल गया तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो y का वैल्यू 0 मिला, x का वैल्यू भी क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन है एक तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अपने को जो करेक्ट सॉल्यूशन मिल रहा है क्या मिल रहा है, x का वैल्यू भी 0, y का वैल्यू भी 0 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे देखो आंसर तो निकल गया, 0 0 दोनों का आंसर तो निकल गया। वहाँ पे वेरिएबल कट जा रहा था, मतलब जो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें वेरिएबल ही खत्म हो जा रहा था। वेरिएबल ही खत्म होने का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पे सॉल्यूशन तो निकल रहा, लेकिन जो वैल्यू निकल रहा वो 0 निकल रहा। तो हम निकाल के यहाँ पे छोड़ सकते हैं, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 दोनों लिख के उसको वहीं पे छोड़ा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल बच रहा है। तो y तो हम निकाल दिए, बाकी x तुम लोग निकाल लेना वैल्यू पुट करके जैसे करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखना काफ़ी सारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखा जाए इसको भी ख़त्म किया जाए जल्दी से। तो गिवन डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहे, गिवन में क्या है, 3x अपॉन में 2 लिखेंगे, माइनस में 5y अपॉन में 3 लिखेंगे, इक्वल्स टू माइनस 2 लिखेंगे। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। एंड करके लिख देंगे x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन में 6। ये 13 है, ठीक है, 13 अपॉन में 6 हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, तो अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों इक्वेशन को हम रब करके ये लिख दे कि अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज। क्यों, क्योंकि अभी फिर से फ्रैक्शन में दिया और अभी थोड़ी देर पहले हम बताया कि फ्रैक्शन में अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको हम एक लाइन में लिखने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिख दे अबव इक्वेशन
कैन बी रिटर्न एज, क्या लिखेंगे? तो देखो पहले इक्वेशन को एलसीएम ले रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9x, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10y, और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई है तो 6 होगा। 6 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -12। ये हो गया इक्वेशन 1। एंड करके वही 2x प्लस 3y, 3 2 6, और 6 को जब इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 6, 6 से 6 कैंसिल, केवल बचेगा 13। उम्मीद करते हैं ये जादू नहीं लगा होगा, समझ आया होगा, पहुंचा होगा वहाँ तक। अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब गिवन करके लिख लिए, अब हम लोग सॉल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन कोई भी ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा अपने को? तो मिलेगा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे 9x माइनस 12 प्लस 10y हो जाएगा, और x का वैल्यू मिल जाएगा -12 प्लस 10y अपॉन में 9। ये x का वैल्यू मिला, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्वेशन ए। फिर क्या लिखते हैं सुंदर सा? यूजिंग इक्वेशन ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन में इस्तेमाल करना है, मतलब इक्वेशन, अरे यार एक ही गलती बार बार कैसे हो रहा, हम समझ नहीं पा रहे। इक्वेशन ए का इस्तेमाल करना इक्वेशन 2 में। बहुत ज़्यादा ही असर हो गया है तुम लोगों का मेरे ऊपर। तो इक्वेशन ए का इस्तेमाल इक्वेशन 2 में क्या मिलेगा? तो 2x प्लस 3y, ये इक्वेशन है, तो x की जगह पे क्या लिख दें हम लोग? ए भी है, -12 प्लस 10y 9, फिर लिख देंगे प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये है। अब इसको सॉल्व करना है, तो कटेगा नहीं, 2 और 9 कटना नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y, और डिनोमिनेटर में 9 है तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 9 3 27 हो जाएगा, प्लस 27y। अब पूरे होल में 9 रहेगा, 9 को उधर भेजेंगे तो 39 जा 117 होता है। ठीक है, ये मिल गया अपने को। थोड़ा डायरेक्ट क्या है, समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं हम ऐसा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 47y, और इसको उधर भेज देंगे तो ऐड हो जाएगा 117 में 24, तो 141 हो जाएगा। और ये y को निकालेंगे तो आ जाएगा 3, मतलब 47 से जब 141 को डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से 3 आएगा। हाँ 3 आ रहा है। अब फिर क्या कर लेंगे, सुंदर सा लिख देंगे कि यूजिंग y इन इक्वेशन ए। तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? तो x यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं -12। ये तुम लोगों को भी कोशिश करना है, तो ऐसे कैलकुलेशन अच्छा होता है जब डायरेक्ट निकालते हैं ना, मन में सॉल्व करते हैं ना, समय लगने दो, क्योंकि सीख रहा अभी, और सीखने में समय लगना चाहिए। नहीं अगर सीखने में समय लगाएगा तो फिर जब एग्ज़ाम में सॉल्व करने जाएगा तब समय लगेगा, तो इससे बेहतर है सीखने में समय लगा दो। तो -12 प्लस 10y मतलब ये 30 हो जाएगा क्या? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और प्लस 30, तो ये हो जाएगा प्लस का 18, और 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो मेरे हिसाब से दोनों आंसर आ गया। यूज़ करके देख लो। तो ये इक्वेशन सिंपल, इसमें हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ रखेंगे x का वैल्यू 2 तो ये हो जाएगा 4, y का वैल्यू 3 रखेंगे तो हो जाएगा 9, 9 4 13, मतलब ठीक है, अपना आंसर आ रहा, वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा। तो ये अपना इक्वेशन सॉल्व हो गया और आंसर भी निकल आया। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, मतलब पहले का जो आखिरी क्वेश्चन है उसको कर लिया जाए। अब पहले का आखिरी क्वेश्चन यही था शायद, ठीक है, मेरे हम इतना ही लिखे हैं क्वेश्चन अपने हिसाब से। तो अगर बचा है तो तुम लोगों को ट्राई करना है, नहीं बचा है तो यहीं पे इसको बंद करते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो पहले का सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए, और उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड पता चला होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, किसी का भी याद नहीं करना, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकाल के उसको दूसरे इक्वेशन में यूज़ करना, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब रिप्लेस करके सॉल्व करने वाला। अब इसी चीज़ को हम लोग देख ले सेकंड क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व, दो इक्वेशन है तो हम लिख दे वही तरीके से, गिवन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, पहला इक्वेशन ये है, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। देखो यहाँ पे सारा सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग लिखते हैं क्या, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हर बार 1 लिख रहे थे, इस बार 2 लिख के सॉल्व करते हैं, ठीक है, रटना नहीं है, इसीलिए हम बता रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x इज इक्वल्स टू -24 प्लस 4y लिखेंगे,
और इसको ले लेंगे x इज इक्वल्स टू -24 + 4y अपॉन में 2, इतना लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब क्या कर लेंगे, इक्वेशन ए का इस्तेमाल करेंगे 1 में, क्योंकि 2 से सॉल्व करके निकाले हैं। यूजिंग इक्वेशन ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 2x, x की जगह पे -24 + 4y अपॉन में 2, फिर यहाँ मिलेगा +3y इक्वल्स टू 11। तो 2 से 2 को मार देते हैं, बचेगा केवल क्या, -24 + 4y + 3y इक्वल्स टू 11। परिवार मिलन तो ये हो जाएगा 7y। 24 को उधर भेजेंगे तो 24 और 11 35 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा 5। तो y का वैल्यू 5 आ गया। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, x का वैल्यू, वो कैसे निकलेगा, यूजिंग y इन ए क्या मिल जाएगा अपने का, तो x इक्वल्स टू -24 + 4y मतलब 20, अरे लिखा आ जाए यार, अपॉन में 2। तो ये कुल मिलेगा -4/2 और ये मिल गया -2। तो x का वैल्यू आ गया -2 और y का वैल्यू आ गया 5। अब देखा जाए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। x का वैल्यू अगर लेंगे -2 तो ये हो जाएगा -4 और y का वैल्यू लेंगे 5 तो ये हो जाएगा 15। तो -4 + 15 तो 11 सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब अपना आंसर सही है। तो एक्स वाई निकाल लें, वही हम बता, रटना नहीं है। किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, उसको दूसरे इक्वेशन में रखना है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी में आगे क्वेश्चन कह रहा है, मतलब इसी में अपने को एक और इक्वेशन दे रखा, y = mx + 3। तो y = mx + 3 इसी में दे रखा है। इसको अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से एरो बना देते हैं, इसके बाद से यहाँ पे हम लोग आ गए। तो वो कह रहा है y = mx + 3 और m का वैल्यू फाइंड करने बोला। तो नाउ करके लिखेंगे यहाँ पे y कितना है अपने पास, तो y है 5, mx कितना है, x का वैल्यू है -2, तो m -2 + 3, तो ये 3 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये है -2m। तो m का वैल्यू कुल मिला कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पे एक और इक्वेशन दे रखा था, तो एक्स वाई से रिलेट करता हुआ और उसको सॉल्व करना था, उसका सॉल्व किया तो m का वैल्यू कितना आ गया, -1। कुछ है नहीं, आसान है, बस क्वेश्चन समझो, करते जाओ, आंसर आता जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेकंड क्वेश्चन भी आया होगा। अब जितना थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में सारा अपने पास वर्ड प्रॉब्लम है। अब वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है ना, मैथ से ज़्यादा इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि जब इंग्लिश समझ आएगा तभी तो उसको इक्वेशन बना पाएंगे। अगर इतना बस कर ले रहे, इंग्लिश समझ के इक्वेशन अगर हम बना दे रहे, तो वर्ड प्रॉब्लम अब आधा सॉल्व हो गया। अब आधा सॉल्यूशन बाकी जो हम लोग सीखे वो अप्लाई करके कर लेंगे। तो चलो जी, अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास। तो थर्ड का फर्स्ट, अब सारा वर्ड प्रॉब्लम में पहले इंग्लिश आना चाहिए, फिर मैथ्स आना चाहिए। तो इंग्लिश क्या कह रहा है कि देयर डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो देखो अभी एक लाइन जो पढ़े हैं हम, क्वेश्चन जो है हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, हाथ से लिखे बुक देख के शॉर्ट फॉर्म में। तो इसमें क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। तो हमको इतना पता चल गया कि यहाँ पे 2 नंबर के बारे में बात कर रहा है और उन्हीं 2 नंबर को फाइंड भी करना है। तो जिसको फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेंगे, क्योंकि मालूम ही नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट द फर्स्ट, 2 नंबर है तो फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड द सेकेंड नंबर बी वाई। ये हो गया, लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात ये हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स दी सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर को हम x माने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक नंबर जो है दूसरे का 3 गुना है, ठीक है। तो एक नंबर x हम मान ली, वो दूसरे का 3 गुना है, समझ आया बात। एक नंबर जो है दूसरे का 3 गुना है, तो जो एक नंबर हम क्या बोलते हैं x, उसको हम दूसरे का 3 गुना कर दिए, ठीक है। ये हो गया। ऑल्सो और क्या निकल के आएगा अपने पास कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। देखो डिफरेंस मतलब दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना आएगा, 26। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे बात कर लें, ये भी लिख सकते हैं x - y और y - x भी तो लिख सकते हैं, लिखने को ये भी लिख सकते हैं। लेकिन देखो दोनों में फ़र्क है, क्योंकि बोला है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब अंतर होता है दोनों के बीच का। तो अगर अंतर निकालना है तो हम उसको मॉड में लिखेंगे, मतलब माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर देखो हम x का वैल्यू इसमें रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, 3y, तो y - 3y = 26। तो ये -2y आने लगा ना, तो माइनस नहीं आना चाहिए, डिफरेंस में माइनस नहीं आना चाहिए, इसलिए ये वाला चीज़ गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम बता दें, मान लो अगर कोई ऐसे लेके सॉल्व करना चाहे, बोले कि सर अगर हम ये लेंगे
क्या लेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 3x। ये भी तो वही बात कर रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, वही बात कर रहा है। लेकिन जब ये सिचुएशन लेंगे तब उस केस में फिर हम ये लेंगे y माइनस एक्स, क्योंकि हमको क्या करना है, नेगेटिव नहीं ले आना है। नेगेटिव नहीं ले आने के लिए हमको अपने से देखना पड़ेगा किस तरीके से अरेंज करें। तो ये याद रखना है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे सॉल्व करो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इधर ये सॉल्व करें तो इसको हम साफ कर देते हैं, ऑल्सो गया। अब अपने पास दो इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब देखो x का वैल्यू अपने पास डायरेक्ट है, यहाँ निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल के दूसरे में रख रहे थे। तो यहाँ पे x का वैल्यू डायरेक्ट है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख लें, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड क्या मिल जाएगा अपने को, x के जगह पे लिखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। तो 2y इज इक्वल्स टू 26, तो y इज इक्वल्स टू 13। फिर अब क्या लिख ले, यूजिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या देखने को मिलेगा, जो भी देखने को मिलेगा देख लिया जाए। तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 13, 3 इंटू 13 ना, x इज इक्वल्स टू 3y है तो 3 इंटू 13, और ये आ गया अपने पास 39। अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं भाई, सॉल्व करके। x का वैल्यू 39, y का वैल्यू 13, माइनस करने पर 26 आ रहा, तो आ रहा, तो मतलब अपना आंसर सही है। तो वही वो पूछा था, दो नंबर। तो पहला नंबर क्या है अपने पास, x कहने का मतलब क्या है 39, और दूसरा नंबर है y कहने का मतलब क्या है 13। लास्ट में बस ये लिख देंगे कि द नंबर्स आर 13 एंड 39, हो गया अपना आंसर, क्योंकि नंबर पूछा था। उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा, कुछ हार्ड नहीं था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, बस वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और करना है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड का हम लोग सेकंड, इसमें क्या रहा कि लार्जर ऑफ टू अब देखो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल मालूम होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, देखो सप्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल को जोड़ने पे 90 आना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल है, ठीक है, एंगल के बारे में बात हो रहा है। तो लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स और सेकेंड एंगल बी वाई, ये हो गया। अब क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। मतलब जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। ये लाइन समझ में आना चाहिए कि जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे सप्लीमेंट्री एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। मतलब दोनों एंगल के बीच में 18 डिग्री का डिफरेंस होगा। अगर हम बोलते हैं कि तुम्हारा भाई तुमसे 2 साल छोटा है, तो मतलब दोनों भाइयों के बीच में 2 ही साल का तो डिफरेंस है, यही तो बात कह रहा है वो। तो यहाँ पे भी वही बात कह रहा है कि जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच का डिफरेंस 18 है। पूरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं कि जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है उसको हम एक्स मान लिए और स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल वाई हो गया। तो जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल एक्स है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, ये कह लें। या फिर हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि जो दोनों में डिफरेंस है वो कितने का है, 18 डिग्री का। दोनों बात कर सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये बात तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, तो वी नो में हम लोग क्या जानते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी हम बताएं, कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे ये बात कर लो चाहे ये दोनों एक ही बात है, लेकिन हम लोग किसको लेंगे, ये, क्योंकि अपने काम आसान कर देगा, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों को क्या लिख देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या होगा बात, अब बात होगा यूजिंग वाला। तो यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, ए का वैल्यू 2 में रखने को, एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, वाई प्लस 18, साथ में वाई है इक्वल्स टू 180, तो ये हो जाएगा 2y, और 18 उधर चला जाएगा तो 162 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा 81। अब यूजिंग y इन इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा, तो x y की जगह पे 81 प्लस 18, तो ये मिल जाएगा 99 डिग्री। अब देख लो ये सॉल्व किया तो 99 आया, y का वैल्यू आ गया 18 डिग्री, दोनों आंसर निकल के आ गया। अब दोनों को देखो जोड़ने पे 180 आ रहा, तो आ रहा, और दोनों का डिफरेंस जो 18 डिग्री है तो आ रहा। अब पूछा लार्जर एंगल कौन है, तो लार्जर एंगल x है जिसका वैल्यू 99 है, और सब
स्मॉलर एंगल y है जिसका यहाँ वैल्यू 81 है और दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री है। तो ये पूछा था और जो पूछा था हम लोग निकाल के बता दिए उसको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्ट तुम लोगों को खुद से करना है एक बार ट्राई। वर्ड प्रॉब्लम है, आसान है, इसीलिए बोल रहे हैं खुद से ट्राई करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, कुछ नया होगा तो वो डिस्कस किया जाएगा, बाकी जो आसान है एक बार ट्राई करना तभी तो समझ आएगा ना। अब लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देख ले, 4th वाला देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज और डिस्टेंस कवर। फिर से वही बात, इंग्लिश समझ आना चाहिए तब वर्ड प्रॉब्लम हो पाएगा। कह रहा है कि एक शहर है, उस शहर में जो टैक्सी का चार्ज है 2 तरीके से लिया जा रहा है। एक तो फिक्स चार्ज है, दूसरा जितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे उस हिसाब से। कहने का मतलब अगर कोई टैक्सी खड़ा है और हम उसमें बैठ गए तो बैठने का भी पैसा देना है, इतना समझ लो। तो वही हो गया उसका फिक्स चार्ज। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा जितना हम चलेंगे उस हिसाब से पैसा देना। जैसे मान लो हम घर जा रहे हैं, घर से हम स्टेशन पे उतरे, ठीक है। अब स्टेशन के बाहर अगर हम गए हैं किसी ऑटो रिक्शा या किसी रिक्शा में बैठ गए, टैक्सी में बैठ गए, तो जब बैठे हैं तो उसका पैसा एक चार्ज हो गया। उसका जब हम घर जाएंगे, अपने स्टेशन से घर जाएंगे, जितना भी हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसका पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 चार्जेस है, एक है फिक्स चार्ज और एक है चार्ज अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। तो ये अपना पता चलेगा 2 वेरिएबल कौन कौन सा है। आगे क्या बोल रहा है कि फॉर 10 किलोमीटर, मतलब अगर वो 10 किलोमीटर कोई व्यक्ति चलता है तो कितना पैसा देता है, 105 रुपये। और अगर वो 15 किलोमीटर चलता है तो कितना पैसा देता है, 155 रुपये। तो 2 इक्वेशन बन गया, एक 10 किलोमीटर के लिए, एक 15 किलोमीटर के लिए। तो हम लोग क्या लेट कर ले, 2 चार्जेस अपने पास। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज़ एक्स हो जाएगा एंड द चार्ज अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस या डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस बी रुपीज़ वाई हो जाएगा। इतना समझ आए, 2 चार्ज था, एक फिक्स चार्ज और एक चार्ज डिपेंड ऑन डिस्टेंस, तो वाई हो गया। अब हम लोग क्या कर ले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर ले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात हो जाएगा कि जब वो 10 किलोमीटर चल रहा है तो 105 रुपये दे रहा है। तो देखो अभी हम बात किए कि 2 तरीके का चार्ज है, एक तो बैठने का चार्ज है, तो जैसे वो बैठा होगा उसको x रुपये देना पड़ेगा। साथ में वो जितना डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस चला है 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस के हिसाब से कितना पैसा दे रहा है y। और जो टोटल खर्चा लग रहा है उसका कितना लग रहा है 105। ये इक्वेशन समझ आया कि नहीं? एक और बार बता दें, 2 तरीके का चार्ज है। जैसे बैठेगा एक फिक्स चार्ज है, तो जैसे बैठा मतलब चार्ज शुरू हो जाएगा। जैसे वो टैक्सी में बैठा है फिक्स चार्ज शुरू हो गया, वो हो गया x। अगर वो कहीं नहीं जाता, उतर जाता, वहीं पे उतर जाता, तो उसको कितना देना पड़ता है, x रुपये तो देना ही पड़ता केवल बैठने का। लेकिन वो 10 किलोमीटर चला है तो जो डिस्टेंस का चार्ज है वो कितना हो जाएगा 10y। ठीक है, टोटल डिस्टेंस का चार्ज 10y और टोटल जो चार्ज लग गया वो कितना लग गया 105 रुपये। ऐसे ही एक और है, 15 किलोमीटर चल रहा, तो एक तो फिक्स चार्ज हो गया, दूसरा चार्ज हो गया 15 किलोमीटर का। चार्ज हो गया 15 किलोमीटर का, वो कितना हो गया टोटल चार्ज 155 रुपये। तो ये 2 इक्वेशन मिली है अपने को। तो 2 इक्वेशन मिली है, अब सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्व कौन करेगा, सॉल्व तुम लोग करेगा, क्योंकि हम मेरा काम था इक्वेशन बताना, हम इक्वेशन बता दें, अब सॉल्व करना तुम लोग का है। अब जैसे यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू निकल आएगा वो तुम लोगों को करना है, तुम लोगों के हवाले वतन साथियों टाइप। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू निकल आएगा तो आगे ही एक और चीज़ पूछ रहा है। आगे क्या पूछा कि चार्जेस बताना है 25 किलोमीटर के लिए। तो आगे जब एक्स वाई का वैल्यू निकल गया होगा तब लिखेंगे चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, वो क्या हो जाएगा x + 25y। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके ये भी निकल आएगा, क्योंकि फिक्स चार्ज लगना ही है और साथ में 25 किलोमीटर का चार्ज लगना है। तो ये तुम लोगों को निकालना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ड प्रॉब्लम में। तो अब सॉल्व तुम लोगों को करना है। सॉल्व हम बहुत सारा क्वेश्चन कर दिए हैं, सीख गया होगा तुम लोग, और नहीं सीखा है तो मतलब कल वीडियो देख रहा है टाइम पास करने के लिए, तो एक बार खुद से ट्राई करो, बहुत हार्ड नहीं है। इक्वेशन हम बना दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व तुम लोगों को करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन के बारे में बात कर लिया, मतलब 2 चीज़ होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में यही 2 होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कह रहा फ्रैक्शन बिकम 9/, साइड में लिख लेते जो भी इन्फॉर्मेशन, 9/11 बन जाता है कोई फ्रैक्शन कब, अगर हम 2 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में भी और 2 ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में भी। ये एक बात कर दिया, ठीक है। इफ़ 3 इज एडेड टू, मतलब कह रहा है कि अगर दोनों जगह हम 3 ऐड कर दिए तो कितना बनता 5/6। तो ये ओवरऑल ऊपर ऊपर हमको बात समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है। अब हम इसको लिखने का तरीका देख लें तो अपने को पता चल गया क्या है इसमें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। तो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी
वाई हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात हो जाएगा भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम 9/11, मतलब कोई फ्रैक्शन कितना होता है 9/11। कब होता है? जब न्यूमरेटर में हम 2 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में हम लोग 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऑल्सो एक और बात कर रहा हूँ क्या, कि अगर हम लोग 3 ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में और 3 ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 5/6। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि जब कभी भी फ्रैक्शन में आ जाएगा अपने पास इक्वेशन, तो उसको चेंज करना है इसमें एक सिंगल लाइन में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगला स्टेप होना चाहिए कि अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, मतलब इसको हम अलग तरीके से क्या लिखेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले x2 और इधर जगह 11, इधर जगह 9y प्लस 2, मतलब 9 के साथ मल्टीप्लाई वही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 9y प्लस 18। परिवार मिलन कर ले तो 9y माइनस 11x और ये हो जाएगा 4। तो एक इक्वेशन तो ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एंड करके लिख देंगे 6 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट करें 6x प्लस 18 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई तो 5y प्लस 15 हो जाएगा। परिवार मिलन यहाँ कर देंगे तो ये मिल जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ से x का वैल्यू y का वैल्यू निकालो, यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, ये तुम लोग क्या हवाले है। इक्वेशन हम बता दिए, किस तरीके से इक्वेशन को लिख सकते हो वो हम बता दिए, बाकी सॉल्व करना तुम लोगों का जिम्मेदारी है। तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? हम चाहते हैं कि तुम लोग सॉल्व करो, सॉल्व करेगा तो ही सीखेगा। हम कई बार बोल चुके, फिर से दोहरा दें कि मैथ्स जो है करेगा प्रैक्टिस तो ही सीख पाएगा, नहीं तो बस वीडियो देख के टाइम पास करेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैथ्स को अगर सीखना है तो गलती भी करना पड़ेगा और खुद से प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो अपना जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, मतलब बस इक्वेशन बना देंगे। कह रहा है कि 5 ईयर हैंस, तो ये एज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एज वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन होता है। कह रहा है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल बाद के बारे में बात करा। 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद के बारे में बात करा। तो कभी भी हम लोग एज वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हमेशा प्रेजेंट एज में डील करेंगे कि प्रेजेंट एज क्या है। तो हम लोग को प्रेजेंट एज मालूम नहीं है तो हम प्रेजेंट एज मान लेंगे। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, कौन कौन है? कह रहा 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब 2 लोग हमको मिल गए, जैकब और उसका सन, मतलब जैकब और उसका बेटा। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x year and the present age of Jacob's son बी y years, ठीक है। ये हो गया दोनों का एज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद जैकब का जो एज है, तो अभी जैकब का एज कितना है? x। 5 साल बाद कितना हो जाएगा? अभी तुम लोगों का एज है 15 साल, 5 साल बाद एज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20 होगा ना, कि किसी का 75 भी आ रहा है। अगर कोई ये बोल दे कि हम पूछ रहे हैं प्रेजेंट एज जैकब का x है और कोई वो बोल रहा है कि 5 साल बाद उसका एज 5x हो जाएगा, तो इसका मतलब वो एज में मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐड नहीं कर रहा। तो हम क्या बताएं कि अगर तुम लोगों का एज अभी 15 साल है तो 5 साल बाद कितना होगा? 20। 20 कैसे आया? ऐड करने पे। तो प्रेजेंट एज में ऐड करते हैं जितने साल के बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेजेंट एज x है, 5 साल बाद के बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ जैकब विल 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब ये हो गया, विल बी कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। किसके एज से? जैकब के सन के एज से। 3 टाइम्स ऑफ जैकब सन से। जैकब का बेटा आज अगर 22 साल का, तो 5 साल बाद वो कितने का होगा? y प्लस 5 का होगा ना। तो इसमें भी तो ऐड करेंगे भाई। अगर हम 5 साल बड़े हो रहे तो तुम भी तो 5 साल बड़ा होगा, तुम छोटा थोड़ी होगा, या उतने का थोड़ी रहेगा, अशुद्धामा थोड़ी हो तुम। तो वही बात हो गया कि जब कभी भी हम लोग एक साइड में ऐड कर रहे हैं 5 साल 10 साल या कम कर रहे हैं, तो दूसरे साइड में भी होगा, मतलब दूसरे के एज में भी वही फ़र्क पड़ना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया कि जब कभी भी हम लोग बोल दिए कि 5 साल बाद जैकब का एज इतना है, और क्वेश्चन ये कर रहा है कि 5 साल बाद जो जैकब का एज है 3 टाइम्स है उसके बेटे के एज से, तो 3 टाइम्स और उसका बेटा का एज कितना हो जाएगा 5 साल बाद? y प्लस 5। तो एक इक्वेशन तो ये मिल गया। ऑल्सो करके बात कर ले या फिर एंड करके बात कर ले। दूसरा इक्वेशन क्या है अपने पास? 5 ईयर एगो। अब 5 साल पहले के बारे में बात करा, तो आज तुम 15 साल का है, तो 5 साल पहले कितने का था? 10 का। 10 कैसे आया? माइनस करने पे आया। तो वही बात, जैकब 5 साल पहले के बारे में बात करा। 5 ईयर एगो जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले के बारे में बात करा तो x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है।
और इस समय था 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। तो 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन मतलब उसका सन को भी तो 5 साल कम करना पड़ेगा। तो ये अपने पास 2 इक्वेशन निकल के आएगा, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कौन करेगा? तुम लोग। तो सॉल्व करके देखना और बताना उन लोगों का एज कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 2 अच्छा क्वेश्चन था, एक तो टैक्सी चार्ज वाला और एक मेरे हिसाब से ये एज वाला क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन बन गया, सॉल्व करना तुम लोगों का जिम्मेदारी, सॉल्व करना और देखना आंसर कितना आता है। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? फिर राम राम।